तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि अभी बिहार सरकार ने द्वितीय चरण के शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जो पहले आप लोगों को पहले वाले जो शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ उसमें बीपीएससी के द्वारा जो साइंस से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी साइंस के प्रश्नों को गहराई से स्टडी करने के बाद देखा गया कि साइंस के जो उसमें प्रश्न पूछे गए थे वो अधिकांश 2, 4, 5 ही ऐसे टॉपिक हैं जिससे वो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो मैंने पीछे आप लोगों को बायोलॉजी में देखा कि रिप्रोडक्शन से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। तो मैंने 2-3 क्लास में आप लोग को रिप्रोडक्शन से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया, जिससे आप लोग को उसमें से ही सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो आप लोगों को बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आएगा रिप्रोडक्शन से, वह क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप उसको मार दीजिएगा। देखिए आज मैं उसी से उसमें दूसरा जो था उसमें केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है आप लोगों को और फिजिक्स में भी आ जाएगा। तो यह जो है परमाणु संरचना से आप लोगों को उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। सबसे अधिक परमाणु संरचना से क्वेश्चन दिया था। तो मैं परमाणु संरचना पर आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये आज परमाणु संरचना का फर्स्ट क्लास है। इस पर से जो भी प्रश्न आएंगे मैं 99% दावे के साथ करता हूं कि आप लोगों को इन प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो आपका वो प्रश्न जो है पकड़ा जाएगा। देखिए उसमें जो है वस्तुनिष्ठ, निश्चित आप लोग जानते हैं कि वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग आएंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको मारना है। लेकिन चूंकि हम लोग उसको छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से उन टॉपिकों की बातों को आप लोग को बता रहे हैं। जब वहां पर वो क्वेश्चन आपके सामने होगा तो निश्चित रूप से 4 में से आप जब उसको पढ़िएगा तो मार सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए आज इन प्रश्नों को लेकर आया हूं आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं इन प्रश्नों को एक एक करके समझा रहा हूं और इस पर ध्यान दीजिएगा। तो परमाणु संरचना से देखिए पहला क्वेश्चन जो है जो बन सकता है, जो पूछ सकता है इस दूसरे चरण की परीक्षा में, तो वो है कि कैथोड किरणें किस प्रकार के कणों से बनी होती है। अब थोड़ी सी आप लोग दिमाग लगे, कैथोड किरणें कहाँ होती है? कैथोड किरणें तो जब देखिए एक कांच की परख नली से जब हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड लगा करके इसको उच्च वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके विद्युत परिपथ के द्वारा और उसके अंदर की हवा निकाल देते हैं, तो क्या होता है, विद्युत का प्रवाह जो है जारी हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत का प्रवाह जो है बिना माध्यम का भी हो सकता है, निर्वात में भी विद्युत का प्रवाह हो सकता है। तो इस तरह से देख रही यहाँ देख रहे हैं कि कैथोड से किरण निकलती है और इधर फिर इसको पलट देते हैं तो एनोड से भी किरणें निकलती है। तो वही कह रहा है कि कैथोड किरणें किस प्रकार के कणों से बनी होती है, यानी कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरण और एनोड से निकलने वाली किरण को क्या कहेंगे, एनोड किरण। देखिए बहुत सारे आपको इन प्रश्नों को बताने के क्रम में मैं बहुत सारा प्रश्नों को आपको हल कर दूंगा। लगभग इतना ही प्रश्न पर आप लोग को 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझिए। तो कैथोड से निकलने वाली किरणों को कैथोड किरण और एनोड से निकलने वाली किरणों को एनोड किरण कहते हैं। तो कह रहा है कैथोड से निकलने वाली किरण किस प्रकार के कणों से बनी होती है। तो देखिए ये ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ये दोनों याद रखिए। या ऑप्शन में आपका ऋण आवेशित आता है तो ऋण आवेशित को मार दीजिए, या ऋण आवेशित ना करके ऑप्शन में अगर दिया है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को मार दीजिए। तो चलिए इस तरह से आप लोगों को ये
बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एक प्रश्न पूछता है, हर दूसरे कंपटीशन में भी जाएंगे। सिर्फ ये बिहार के जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा निकल रही है इसके लिए नहीं, आप लोग कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देने जाते हैं जहां पर साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी में यह ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे टॉमसन, इनका नाम था जे जे टॉमसन। इन्होंने जे जे टॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु होता है। देखिए जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया था कि बताए कि परमाणु जो है, उन्होंने तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा, और तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा, और परमाणु कहने के बाद उसको आगे और तोड़ नहीं सके। तो उन्होंने बता दिया कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे आधुनिक युग के जब वैज्ञानिक आए तो इसको परमाणु को भी आगे विभाजित कर दिए, जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मेसॉन आदि कणों में तोड़ दिया गया। तो यह जॉन डाल्टन साहब ने बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए उनके सिद्धांत को अभी भी हम लोग को पढ़ना है। तो इस तरह से जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने तोड़ इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का निर्धारण किसने किया था? कौन सा वैज्ञानिक जो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है इसको बताए थे? बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इनका नाम था मिलिकन। इनका नाम था R.A. मिलिकन। याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है इसको निकाल करके बताया था R.A. मिलिकन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म कण है, इतना सूक्ष्म है कि कहा नहीं जा सकता। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? फिर भी कितना भी सूक्ष्म उसका द्रव्यमान तो होगा, तो उसका द्रव्यमान होता है 9.11 गुने 10 के पावर -29 केजी। अब सोचिए कितना छोटा है, 9.11 गुने 10 के पावर -31 केजी है। शायद 29 बोला गया था, 31 है, 31 है, 31 केजी है। तो अगला प्रश्न चलते हैं हम, एनोड किरणें किस प्रकार के कणों से बनी होती है? एनोड किरणें किस प्रकार के कणों से बनी होती है? तो देखिए एनोड किरण जो होती है को एनोड किरण कहते हैं, और ये जो है धनात्मक कणों से बनी होती है। इसमें भी दो प्रश्न हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में दे देता है कि धनात्मक कणों से बनी होती है, तो आप धनात्मक कणों से जो बनी होती है उस पर साइन मारिएगा। अगर ये न देकर दे दिया प्रोटॉन, तो आपको प्रोटॉन पर मारना होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक कण होता है। तो दोनों आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, अब आपको यहां बता रहे हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन साहब किए थे। गोल्डस्टीन थे वो, उन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन जो है कितना गुना भारी होता है? इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्म कण है, बहुत कम द्रव्यमान का कण है, और प्रोटॉन थोड़ा उससे भारी कण है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है? 1838 गुना। कितना गुना? 1838 गुना भारी होता है। यानी प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। अब ये समझ लीजिएगा कि कौन भारी होता है? प्रोटॉन भारी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो है कितना गुना भारी होता है?
1838 गुना भारी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न याद कर लीजिए, ये सभी प्रश्नों में से आप लोग को निश्चित रूप से आप लोग को इसे जो है शिक्षक वाले प्रतियोगिता परीक्षा जो होने जा रही है बीपीएससी के द्वारा, इसमें निश्चित आएंगे परमाणु संरचना से। मैं 3 क्लास में आप लोगों को पूरा परमाणु संरचना का प्रश्न बता दूंगा और इसमें से 99% आप लोगों को लड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम परमाणु का जो मॉडल है, यानी परमाणु कैसा होता है, कैसे बना होता है, उसकी संरचना क्या होती है, इसको सबसे पहले किसने बताया था। तो मैंने बताया आप लोग से कि सबसे पहले बताने वाले थे जे टॉमसन जिन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे टॉमसन साहब। देखिए इस प्रश्न संख्या 2 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे टॉमसन साहब ने ही सबसे पहले परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया था। हाँ, ये था कि वो परमाणु मॉडल का सिद्धांत जो था वो सही नहीं था, क्योंकि उसमें उन्होंने सभी कणों की सही व्याख्या नहीं कर पाए, जिसके चलते वो सिद्धांत असफल हो गया। लेकिन ये जो है उन्होंने ही सबसे पहले दिया था परमाणु मॉडल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। और अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था। देखिए यही अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा ये पता लगाया गया कि परमाणु का संरचना वास्तव में होता कैसे है। तो इस प्रयोग के बाद ही पता चला कि परमाणु का जो है अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के मध्य में कोई ठोस घना क्षेत्र है जिसमें उसका सारा द्रव्यमान समाहित होता है। तो इस प्रयोग के बाद ही पता चला। इन्होंने बताया था रदरफोर्ड। किसने बताया था, रदरफोर्ड। याद कर लीजिए, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा बिखराव प्रयोग भी बहुत लोग कहते हैं। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था, रदरफोर्ड साहब ने क्या किए कि सोने की, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के लिए पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सोने की महीन पत्थर को लिए और उस पर अल्फा कणों का प्रहार कराया। और अल्फा कणों के प्रहार कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा कणों के प्रहार कराए तो देखे कि बहुत सारी जो अल्फा किरणें हैं वो इसमें सीधे पार कर जा रही। इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली है। कुछ किरणें जो है जा करके टकरा करके कुछ कोण बनाती हुई दूसरी दिशा में चली जाती है। इसे पता चला कि परमाणु के मध्य में कोई ऐसा ठोस घना क्षेत्र है जहां से किरणें टकरा करके दूसरी तरफ चली जाती है। कुछ किरणें उसी पर टकरा कर सीधे लौट भी जा रही है। तो इस तरह से इस प्रयोग अल्फा बिखराव प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को हमारे सामने रखा। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है। देखिए भाई अभी ना बता दिए कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है। कहाँ होता है, बीच भाग, उसके बीच वाले भाग में नाभिक कहा जाता है। तो इस नाभिक में ही परमाणु का 90% का 99% द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर किन कणों का प्रहार कराया। किन कणों का प्रहार कराया, अल्फा कण। अभी बताए कि अल्फा कणों से प्रहार कराया। किससे कराया, अल्फा कणों से। तो परमाणु के जो सोने के पत्थर था उस पर रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कणों से प्रहार कराए। याद रखिए, अल्फा कणों से। तो इस तरह से आज आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें से परमाणु संरचना में से जो अगर प्रश्न आएगा तो इससे इतर नहीं आ सकता है, इसी में से आएगा। ये आज परमाणु संरचना पर आप लोगों का पहला क्लास था। इससे 3 क्लास में अब लूंगा और 3 क्लास में जो मैं प्रश्न बता दूंगा उसी प्रश्न में से आप लोगों को परीक्षा में देखिएगा। जब देखा रहेगा परीक्षा, निश्चित रूप से आप लोग को इसी में से आएगा, इससे अलग से नहीं आ सकता है। क्योंकि अलग से जो क्वेश्चन बनने वाला है, जो क्वेश्चन आप लोग इस परीक्षा में बनने वाला है, उन सभी प्रश्नों को गहन स्टडी करके उसको दिया गया है ताकि इससे इतर नहीं आ सकता। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, ढंग बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन के जो इसमें दिया गया है
वो आंसर आप लोगों को अगर याद है तो उसमें से निश्चित है कि आप लोग क्वेश्चन को मार सकते हैं, क्योंकि वही पॉइंट्स रहेंगे, वही चीज रहेगा। तो चलिए आप लोग को आज के क्लास में बस इतना ही। फिर अगले क्लास में आप लोग इसी तरह से दमदार क्लास लेकर के मैं आऊंगा आपके सामने, और साइंस के सारे प्रश्न मैंने जैसे बताया था कि आप लोग को इस परीक्षा में जो भी साइंस के प्रश्न पूछे, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे फिजिक्स से हो, उन सभी प्रश्नों के मैंने उनको टॉपिक को देखा, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं अधिकांश, उन टॉपिकों को मैंने चुना। पिछले 3 क्लास मैंने आप लोग को रिप्रोडक्शन पर लिया, रिप्रोडक्शन से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए परमाणु संरचना पर, ये फिजिक्स का चैप्टर कहिए, केमिस्ट्री के चैप्टर कहिए, इससे जो है परमाणु संरचना पर जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, परमाणु संरचना पर। तो इस पर आप लोगों को क्लास लेकर आए, और 2-3 क्लास इस पर लेके आप लोगों को 99% प्रश्न लड़ जाएगा, आप याद कर लीजिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोग को इसी तरह से अगला क्लास लेकर आएंगे, तब तक के आप सभी को धन्यवाद।